रात की सुनसान खामोशी में जब कोई आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो क्या होता है? जब कोई दस्तक देता है तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी कोई माँ होगी, बहन होगी, कोई रिश्तेदार होगा और आप जाकर उस दरवाजे को खोल देते हो, राइट? लेकिन आज की कहानी को सुनने के बाद जब भी आपके दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी तो उसको खोलने से पहले शायद आप डरोगे। गाइस, हमारी आज की कहानी बाकी सारी डरावनी कहानियों से काफी डिफरेंट है और आज की कहानी हमें श्रुति ने भेजी है। श्रुति ने ये कहानी अपने बचपन में सुनी थी और अभी तक उसको यही लगता था कि उसकी दादी ने उसको ये कहानी उसी तरीके से सुनाई जिस तरीके से बाकी डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कहानी एक सच्ची कहानी है। लेकिन जैसे जैसे श्रुति बड़ी हुई उसे समझ में आने लगा कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि उस जगह का एक डरावना सच है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी है और ये कहानी है केरला की और समय है 1958। केरला में दरअसल श्रुति की दादी बड़ी हुई थी जिनका नाम था राधा अम्मा। वो बताती है कि उन दिनों गांव में एक औरत हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था देवम्मा। जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, तभी आपको स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और अच्छे से समझ में आएगी। देवम्मा गाँव वालों से बहुत कम बात करती थी और वो गाँव के अंदर नहीं बल्कि गांव के बाहर जंगल में बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात कि गांव वाले उस औरत से काफी डरते थे क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि देवम्मा काला जादू करती है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ आप काला ही जादू नहीं देखोगे, इस कहानी में और भी ऐसे डरावनी एक्टिविटीज आएंगी जिसे जानने के बाद आप थर थर कांपने लगोगे। लेकिन वो जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो उसी का ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि गांव वालों को लगता था कि देवम्मा काला जादू करती थी और इसी वजह से वो गांव के बाहरी एरिया में रहती थी ताकि अपनी सारी ही तंत्र क्रियाएं वो कर पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देवम्मा को आवाज बदलना और दूसरों की नकल करना बहुत अच्छे से आता था। अब राधा यानी श्रुति की दादी भी इन चीजों को बस कहानियां ही समझती थी। लेकिन एक बार की बात है, वो अपने घर में सो रही थी और बाहर खड़े लोग चिल्लाने लगे अचानक से बहुत तेज, मीना मीना। अब इस आवाज को सुनकर राधा और उसकी माँ दोनों ही घर से बाहर निकलते हैं और मीना जो राधा की ही एज की लड़की थी उसके घर के बाहर गाँव के कई लोग खड़े थे और कुछ लोग हाथों में लालटेन लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब कहानी में आने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जब राधा और उसकी माँ मीना के घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे के बाहर एक निशान बना हुआ है और उस निशान के बीच में मीना की पायल रखी हुई है। उस निशान को देखकर ये क्लियरली लग रहा था कि ये किसी तंत्र विद्या का निशान है। गाइस, मीना के परिवार में सिर्फ मीना और उसके पिताजी रहा करते थे और जंगल में जब मीना को ढूंढने के बाद वहाँ से लोग लौटे तो मीना नहीं मिली। मीना की एक छोटी बहन भी थी और उससे जब पूछा गया कि मीना कहाँ गई तो उसने बताया कि मैं और मीना दीदी दोनों ही जमीन पर बिस्तर डालकर सो रहे थे और पापा बाहर गए हुए थे। उसके बाद रात में दरवाजे पर नॉक हुआ और हमको लगा कि पिताजी की आवाज है क्योंकि उस तरफ से पिताजी की आवाज भी आई थी कि मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। पापा की आवाज सुनकर मीना दरवाजा खोलने जाती है और मैं अंधेरे में बैठकर बस देख रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन जब कुछ देर के बाद मीना जो दरवाजा खोलने गई थी वो वापस नहीं आई तो मैं दरवाजे के पास गई और मैंने देखा कि दरवाजे पर एक निशान है जिसमें मीना दीदी के पायल रखे हुए हैं और मीना दीदी गायब थी। गाइस, मीना उस दिन के बाद कभी भी नहीं मिली। किसी को नहीं पता कि मीना गई कहाँ। और इसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, बाकी के भी बच्चे बहुत तेज से उस गांव से गायब होने लगे। सब जानते थे कि देवम्मा तंत्र जानती है। शुरू में तो लोग उसे बेचारी मानते थे लेकिन धीरे धीरे लोग उससे काफी दूर रहने लगे थे। लेकिन जब ये घटना हुई तो सब शॉक में हो गए, लेकिन किसी के भी पास कोई भी सबूत नहीं था कि ये काम उसी ने किया है। सब देवम्मा पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि देवम्मा ने ही ये सब कुछ किया है। गाँव के कुछ नौजवान ये डिसाइड करते हैं कि देवम्मा पर नजर रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि देवम्मा ही है जो ये सब कुछ कर रही है या फिर कोई और है जो इस गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। अगले दिन सब नजर बचाकर उसका पीछा करने लगे। जब भी वो अपनी झोपड़ी से बाहर आती थी और वापस जाती थी तो सब उसके पीछे पीछे जाते थे ये देखने के लिए कि वो कर क्या रही है। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि देवम्मा जंगल में पड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को इकट्ठा कर रही है, कुछ पत्तों को इकट्ठा कर रही है और कुछ गिरे हुए पुतलों को भी इकट्ठा कर रही है और वो ये सब कुछ अपने झोले में भर कर अपने घर के अंदर जाती है। और जब जो लोग इस पर नजर रख रहे थे वो बाहर से घर के अंदर झांक रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि देवम्मा ने एक बहुत बड़े से बर्तन को आग पर रखा हुआ है। उस आग में खाना उबल रहा है और उस उबलते हुए खाने में ही वो जाकर उन जड़ी बूटियों को और उन पतली लकड़ियों को डाल रही है। लेकिन जब ये नजर रखने वाले लड़के देवम्मा को देख ही रहे होते हैं तो देवम्मा उनमें से एक को देख लेती है। वो लोग डर जाते हैं लेकिन लगभग 3 लोग साथ में होते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब वो उस घर के अंदर चले जाते हैं। देवम्मा हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग परेशान लग रहे हो? वो लोग बोलते हैं कि ये सब तूने ही किया है ना, जितने भी बच्चे गायब हो रहे हैं सब तूने ही किया है ना। बोलती है मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो बस यहाँ पे अपनी झोपड़ी में रहती हूँ, मैं किसी को तंग भी नहीं करती हूँ,
मैं यहाँ दूर रह के अपना खाना बनाती हूँ और खाती हूँ। तुम लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम है? उसमें से एक लड़के का नाम था राकेश, और राकेश बोलता है कि तू इसमें क्या बना रही है, दिखा। देवाम्मा बोलती है तुम देख सकते हो। वैसे ऊपर से तो वो बहुत लजीज प्रतीत हो रहा था। तो देवम्मा ये ऑफर करती है कि राकेश, अगर तुमने देख लिया है तो हम सब लोग साथ में बैठ के खाएं। काफी देर तक तो वो तीनों सोचते हैं, क्योंकि वो काफी देर से देवम्मा पर नजर रख रहे थे। वो बोलते हैं कि ठीक है, हम खा के यहाँ से चले जाएंगे और गाँव में जाके पंचायत को रिपोर्ट देंगे कि देवम्मा ने कुछ नहीं किया है। लेकिन अब कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट, इसलिए ध्यान से सुनना। देवम्मा उस सूप को जो वो बना रही थी कढ़ाई में, उसे निकाल कर 3 बर्तन में देती है और एक बर्तन में खुद सूप लेती है। तीनों ही सूप खा रहे थे, लेकिन तभी सूप के अंदर से एक उंगली निकलती है, एक उंगली एक बच्चे की। और उसे देखने के बाद राकेश पूरी तरीके से थर थर कांपने लगता है। तीनों लोग समझ जाते हैं कि देवम्मा कैनाबॉलिक है, यानी वो इंसानों को खाती है, या फिर कहा जा सकता है कि देवम्मा उस गांव के बच्चों को खा रही थी। इस चीज को देखने के बाद तीनों ही वहां से बहुत तेज से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवम्मा बहुत चालाक थी। उसने अपने घर के बाहर सर्फ को पानी में भिगाकर भागे तो उनका पैर स्लिप हो गया और वहीं पर गिर के तीनों की मृत्यु हो गई। उसमें से एक की जो थोड़ी सी जान बची हुई भी थी और वो रेंग रेंग के आगे जा रहा था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कहानी के अनुसार देवम्मा ने उसका गला काट दिया और उस सब का सूप बनाकर पी गई। ये कहानी तो गाइस यहीं तक थी। ये कहानी श्रुति ने अपनी दादी माँ के मुंह से बचपन में सुनी थी, और श्रुति हमें ये बताती है कि उसकी दादी माँ ऐसा बोलती हैं कि ये कहानी कहानी नहीं थी, ये कहानी सच्ची कहानी थी। वेल, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कोई बुढ़िया होती होगी जो जंगल के बाहर रह के इंसानों को खाती हो? वेल, बुढ़िया तो नहीं हो सकती, लेकिन चुड़ैल जरूर हो सकती है। आपको क्या लगता है, ऐसा पॉसिबल है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेल, बहुत लोग बोलते हैं